आपने द मस्तम लिखी थी, उसके बाद आपने हीर द हीरो लिखी। हीर द हीरो लिखी। उसके दरमियान में या कुछ आगे पीछे उसके और कुछ लिखा? मैं ज्यादा नहीं लिखती, ठीक इसी है, वजह से नहीं लिखती, यही दो है ना, इतना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आपके साथ इमरान अशरफ थे। हाँ जी। तो ये क्या आप सोच के लिखती हैं इमरान अशरफ? बिल्कुल नहीं, ये एक वक्त का हसीन सितम कहें या हसीन इत्तेफाक कहें। एक मिनट पहले फाइनल कर लें कि सितम था या इत्तेफाक था। दोनों थे। इत्तेफाक तो समझ आ गया, सितम कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने दम मस्तम कर ली ना, तो उसके फौरन बाद शायद जो ये ड्रामा बना रहे थे उनको लगा कि वो पेयरिंग अच्छी थी हम दोनों की फिल्म में, और उन्होंने फिर हमें एक साथ इस ड्रामे में भी कास्ट कर लिया। जी, आपकी जो अम्मी है फरीहा जी, वो एक बहुत क्लासिक एक्ट्रेस हैं। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जब लेती हैं तो उनसे आके डिस्कस करती हैं, गाइडलाइंस लेती हैं उनसे? बहुत देर तक तो उनको ये यकीन भी नहीं था कि मैं एक्टिंग या राइटिंग की तरफ आऊंगी। जरासीम पूरे थे, लेकिन कभी उनसे जाके मैंने इजहार नहीं किया। आई थिंक इवन एज एन एक्टर और राइटर हम बहुत सेपरेट हैं। जैसे आज तक उन्होंने मेरे भी किसी किए हुए काम में एक्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो जो माँ बेटी का जो एक रिलेशनशिप है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि हम उससे डिस्कनेक्ट करके उसे प्रोफेशनली कोई अमली जामा आज तक नहीं पहना पाए। तो कभी मशवरा नहीं हुआ। हाँ, वो एक बात ज़रूर कहती हैं, वो कहती है कि तुम्हारा वक्त है, हीरोइन हो, हीरोइनों के पास टाइम कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करो। और वो मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। तो बस मेरी बहस उनसे इस बात पे हमेशा होती है। किस बात पे डिसएग्री करती कि पैसा नहीं कमाना चाहिए? मैं थोड़ी मूडी हूँ, अपने मिजाज के मुताबिक काम करती हूँ। अच्छा। तो वो कहती हैं कि बस वक्त की बर्बादी है ये। वो कहती हैं हमसे पूछो, हम तो एक लाइन बोलने के लिए टीवी स्टेशन पे आए थे और हमने कितने रगड़े खाए। मगर वो क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुआ करती थी, सो मे बी वो एक उनकी डेरिवेशन आइडियोलॉजी की वहां से हो रही है। बिल्कुल। मगर किसी हद तक सही भी है कि इंसान को सिलेक्टिव भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर चीज में हाथ डाल के उसमें अपनी कदर जो है वो बहुत एक्सपोज हो जाती है, ओवर एक्सपोज, जो कि माशाल्लाह सारे ही हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का सोशल मीडिया भी साथ है, जो कि रील्स भी बनानी है आपने और तस्वीर भी खिंचानी है और हर तस्वीर में ऐसा भी लगना है। और एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि उसके बाद फिर उसके नीचे एक बहुत ही कोई तारीख साज और फलक शगाफ कैप्शन भी रखनी है, क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। जब इंसान खूबसूरत लगना तो एक बात है, इंटेलेक्चुअल लगना भी जरूरी है। हाँ, तो ये भी आप जानती हैं। तो वैसे कैसे अगर इंसान ने करनी हो तो कोई आपके पास कोई तरीका है इसमें इंडल्ज होने का? ये सोशल मीडिया की सारी चीजें आई थिंक एक बड़ी ऑनेस्ट सी और सिंपल सी बात है। जब एक एक्टर एक्टिंग असाइनमेंट ज्यादा नहीं करता और उसको लेके थोड़ा सिलेक्टिव होता है, तो आजकल पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया जो है, अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का भी सबसे बड़ा जरिया जो है, वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें उनको ऑब्वियसली ब्रांड्स की इंडोर्समेंट्स भी मिलती हैं, उनको कैंपेन्स भी मिलती हैं, और आई थिंक वो उस पर मिंट करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो जो आपने कहा ना, ओवर एक्सपोज हो जाते हैं कि बाथरूम में जाते हुए भी सेल्फी लगा दी, अम्मी की गोद में जो है उनके पाँव को मसाज करते हुए भी सेल्फी लगा दी, और अपनी पूरी जिंदगी बस खोल के कमोड के ऊपर से बस सेल्फी नहीं लगाई, बाकी हर जगह से सेल्फी लगा दी। वो खतरनाक चीज। तो सेल्फी पुरानी हो गई है। अच्छा। अब अक्सर जो ऑडियंस में से बहुत से लोग एग्री करेंगे, यहाँ पे जो लोग आते हैं, तो अक्सर खास तौर पे मर्द हजरात को खास तौर पे ये कहना चाहूंगी, वो चलते चलते आपको कहते हैं मैम एक टिकटॉक तो बना ली। पीछे कांटे फिल्म का गाना चल रहा है संजय दत्त का, और आपकी शक्ल टिकटॉक पे आई हुई है कि आप वॉक करते हुए जा रहे हैं और कोई साथ साथ आपके चल रहा है। अब वैसे ही बड़ा एक फैसिनेटिंग टिकटॉक के बारे में है। यहाँ पे मर्द हजरात कुछ ज्यादा नहीं, और जो है वो टिकटॉक वाले लग नहीं रहे मुझे। मगर ये बड़ा होता है कि अक्सर आप देखते हैं पीछे वो अच्छे खासे बारिश किस्म के लोगों ने भी पीछे अजीब किस्म के गाने लगाए होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं, और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि उनको कोई बताए कि आप नहीं हैं अजय देवगन। सिर्फ वो उनके पुलिस वाली जो फिल्म थी उसका म्यूजिक लगा देने से नहीं बनेंगे आप। अच्छा, मुझे लगता है टिकटॉक ना आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी रेमेडी, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जितनी महंगाई, जितनी गुर्बत, जितनी अन्नी मचा दी है बिजली के बिलों ने, अगर इस अवाम के पास टिकटॉक नहीं होता डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसकी तरक्की के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ हायल थी बिफोर उन्होंने काम शुरू किया अपनी तरक्की पे, वो ये थी कि उनको कहा करते थे कि उनकी आवाम नशे में लगी हुई थी, और चेयरमैन माओ ने आके सबसे पहले वो नशा ही ख़त्म कराया और उनको कहा कि बेटे नशा और वक्ती हील होना छोड़िए, आए ज़रा काम पे लगते हैं। वाओ। तो ये भी एक एंगल है इस बारे में सोचने का। तो ऐसे हुक्मरान हैं यहाँ पे। मे भी हमें जो एक वक्ती नशा उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है कि हकीकत को आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। नशा क्या, आजकल तो मुल्क से बाहर निकलने की काविश में है लोग। आप वही ना, तो ये भी एक चीज होती है कि जो वक्ती हमारे यहाँ पे क्लचेस जिसे मैं कहूंगा आगे में है कि इस वक्त वक्ती खुशी मिल जाए किस चीज से कि मैंने तस्वीर लगाई और मुझे नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, कल को बुरी तस्वीर हो, जब वो बुरे कमेंट्स आते हैं तो हमें उतना ही ज़हनी तौर पे वो असर कर रहे होते हैं कि ओ हो ये क्या हो गया।
तो ये बहुत एक वक्ती किस्म की रेमेडीज हैं, इसके बजाय हमें ज़रा बड़े तरीके से इस मसले को सोचना भी चाहिए। अमर जी, आज आप आई हैं हमारी सुपरस्टार डुपरस्टार, आंखों दिलों की धड़कन। एक सच बात बतानी आपने जी। आप कहें जो कहूंगी सच कहूंगी। आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि शादी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, किससे करेंगे, उसकी शक्ल कैसी आंधे तुसी भरा कहता मैं कितने उस पे मेरे बड़े मीम्स बने थे पिछली दफा। नहीं, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं सच कहेंगी। के सिवा कुछ नहीं। कभी फटी जुराबे पहन के रिकॉर्डिंग पे गई? हाँ हाँ, बहुत बार। मैं तो 2 मुख्तलिफ जुराबे भी पहन के गई, वो तो बाद में रियलाइज हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि कोई मीम्स वगैरह बने थे, क्या मीम्स? बस वो मीम्स बन गए थे, मैंने पता नहीं बुरी किस्मत कह दिया, रणबीर कपूर दूसरा नाम इनका ले लिया, तो वो ऐसे ऐसे गाने तो चले। क्या लोग इस मवाजने के ऊपर आप पे उन्होंने मीम्स बनाए थे? हाँ जी। कि आपने रणबीर कपूर को कैसर पिया के साथ क्यों मिलाया? जी जी बिल्कुल, कुछ इसी किस्म के। माशाल्लाह, वो प्यारा नहीं ना गड्ढा। रणबीर कपूर कहाँ, कैसर पिया कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क तो है। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो आपका ड्रामा है दिले नादान, उसमें आपने जो करैक्टर को अदा किया है वो बड़ा मासूमियत वाला है। क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? बताइए, क्या आप रियल में भी? पता नहीं यार, अजीब बात है, मैं तो हैरान हो गई हूँ। ये लोग आजकल वाकई बहुत सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। क्या? वो एक लड़की बड़ी हम्बल बिगनिंग से है और हिजाब भी करती है, और ये मेरी जॉब है एज एन एक्टर हर किस्म का किरदार करना। पता नहीं लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है ये यकीन करने में कि रियल लाइफ में तो मैं उस किरदार से भी ज्यादा मासूम। रियल लाइफ में आप ज्यादा मासूम मैं हैं? ज्यादा मासूम। अच्छा, तो ये इनको महसूस क्यों नहीं हो रहा है नहीं, क्यों नहीं महसूस हो रहा? इसके ऊपर भी कोई एक रिसर्च करिए। रिसर्च करनी चाहिए। मगर क्या आपको लगता है कि उसकी वजह ये कि इट्स द अदर इमेज दैट यू पोर्ट्रे, शायद वो उसके ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तस्वीरें ग्लैमरस एंड बिल्कुल ऐसे एवरीथिंग, ही है, बिल्कुल ऐसे उसकी वजह से शायद लोगों हाँ को जी। या जो भी परसेप्शन है मासूम का वो नहीं लग रहा। हाँ जी, वही वजह है। इस वजह से आपको शायद नहीं लग रहा, वो कह रही हैं। जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अहमद है। अरे आप तो नाम से ही लेजेंड हैं। छोड़े सवाल। थैंक यू। अच्छा मैम, आपसे ये क्वेश्चन है, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आप बहुत ज़्यादा फिल्में देखती हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिससे आपने इंस्पायर होके अपना फिल्म मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया? नहीं, ऐसी कोई एक फिल्म नहीं है। ये बड़ा मुझे लगता है गलत सवाल है। 3 बता दें। बचपन में मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत ठीक है, पसंद थी। और जवानी में? पाकिस्तान से मुझे चूड़ियां फिल्म बहुत पसंद थी। ठीक है। एक और अंग्रेजी फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। तो ये 3 मेरी ऑल टाइम फेवरेट। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरगुल है। मेरा सवाल मैम से है, जब आपने अपनी पहली फिल्म लिखी थी तो आपने क्या सोचा था कि वो अपनी इतनी बड़ी स्क्रीन पर नशर होगी या उसे इतनी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? सच्ची बात बताऊं तो यूनिवर्सिटी के टाइम से और उससे पहले भी जब लिखती थी तो ये वैसे नहीं पता था कि बन भी जाएगी एक दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सपोर्ट किया, और वो एक के बाद एक, मैं जितने ज़्यादा लोगों को वो फिल्म सुनाती थी और जितने ज़्यादा लोग उसे रिजेक्ट करते थे, उतना ही मुझे यकीन होता था कि ये ज़रूर बनेगी। अच्छा। पता नहीं अब वो क्या है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं शायद वर्ड्स में कर पाऊं, लेकिन जितनी बार उसका प्लान कैंसिल होता था मेरा बिलीव और ज़्यादा पक्का हो जाता था कि ये बनेगी, ये सही लोगों से बनेगी और ये सही वक्त पे ज़रूर आएगी। तो यानी कि आपका कहना है जितनी रिजेक्शंस हो रही थी उससे आपको लगता था, आप ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि एग्जैक्टली कि ये जरूर बनेगी। कैसे सुना आपने ये क्या कहा उन्होंने कि जितनी रिजेक्शंस हो रही थी उससे ज्यादा, उससे उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो रहा था। एक्चुअली आपके फेलियर्स और रिजेक्शन ही आपको आर्टिस्ट भी बनाते हैं। कौन कामयाब होने की वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाता है, मुझे बताएं। बस मेरी खुशी में शिद्दत नहीं होती इतनी जितनी। मेरी तो फिर रिजेक्शंस ही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा को 1300-1400 रिजेक्शंस हैं आप। माशाल्लाह। अब आपको सीधा हॉलीवुड में लैंडिंग करनी है। अब तो मैं टर्मिनेटर हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया। टेंशन ही नहीं, कोई बात नहीं।